नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा मेरी चैनल योर नॉलेज वर्ल्ड पर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूं। और आज मैं लेकर आई हूं साइटोकाइंस का नेक्स्ट पार्ट 4। इसमें हम साइटोकाइन एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। TH1 और TH2 सबसेट्स जो होते हैं टी सेल्स के, वो कौन कौन से साइटोकाइन सीक्रेट करते हैं और उनका TH1 और TH2 सेल्स के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, ये पढ़ेंगे हम। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि साइटोकाइंस का क्रॉस रेगुलेशन किस तरह से इन TH1 और TH2 सबसेट्स को रेगुलेट करता है। तो ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। साइटोकाइन एंटागोनिस्ट से। साइटोकाइंस एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये एक बार जानने से पहले आपको जैसे कि पता है, जो हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार, कि साइटोकाइन एक लिगेंड की तरह वर्क करता है। वो जब भी किसी रिसेप्टर से, किसी टारगेट सेल के रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है तो पर्टिकुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन के द्वारा किसी जीन को एक्सप्रेस करवा के कोई रिएक्शन प्रोड्यूस करवाता है। अगर साइटोकाइन खुद नहीं प्रेजेंट है और उसका कोई एगोनिस्ट प्रेजेंट है तो वो भी सेम उसी तरह का रिएक्शन उस सेल में जाकर के प्रोड्यूस करता है। एगोनिस्ट का मतलब जिससे जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी साइटोकाइन या कोई भी लिगेंड। ये एक जनरल टर्म है एगोनिस्ट, साइटोकाइंस के लिए यूज़ नहीं करते, ये किसी भी लिगेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी लिगेंड का एगोनिस्ट सेम रिएक्शन जो कि वो लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड होने पर प्रोड्यूस करता है, एगोनिस्ट भी वही रिएक्शन प्रोड्यूस करता है बाइंड होने पर रिसेप्टर से, लिगेंड के रिसेप्टर से। पार्शियल एगोनिस्ट की बात करें तो वो भी सेम रिएक्शन हमको शो करेगा, लेकिन रिएक्शन की जो इंटेंसिटी होगी वो लो होगी। यानी जितना वो प्रोडक्शन हो रहा था, उस जीन के एक्सप्रेशन हो रहा था, जितना उस जीन से प्रोडक्ट बन रहा था, उससे लो अमाउंट में वो प्रोडक्ट बनेगा। बट जब एंटागोनिस्ट की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि एंटागोनिस्ट के रिसेप्टर पे बाइंड होने से कोई भी रिएक्शन हमको नहीं मिलती है। यानी टारगेट सेल पे अगर रिसेप्टर पे लिगेंड या एगोनिस्ट की जगह कोई भी एंटागोनिस्ट बाइंड कर जाता है तो वो टारगेट सेल कोई भी रिएक्शन शो नहीं करती है। यानी उसमें कोई सी भी जीन का एक्सप्रेशन शो नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है और किसी भी तरह का हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एंटागोनिस्ट के बारे में। तो दो तरह के एंटागोनिस्ट हो सकते हैं, एक होता है साइटोकाइन एंटागोनिस्ट और दूसरे होते हैं रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। साइटोकाइंस में लिगेंड का एंटागोनिस्ट प्रेजेंट होता है और रिसेप्टर्स में रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट प्रेजेंट है। कहने का मतलब है कि रिसेप्टर इस केस में जो है वो एक्चुअल है, रिसेप्टर एक्चुअल है, पर लिगेंड का एंटागोनिस्ट प्रेजेंट है। इस केस में लिगेंड एक्चुअल है पर रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो दो तरह के एंटागोनिस्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। अब हम एक एक करके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं IL-1RA। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, IL-1 इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो एक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, इसमें लिगेंड सेम होता है। तो लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, IL-1 अल्फा एंड IL-1 बीटा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम सॉल्यूबल साइटोकाइन रिसेप्टर्स फॉर IL-2, 4, 6, 7 इंटरफेरॉन गामा, TNF, अल्फा एंड बीटा वायरसेस, जैसे कि पॉक्स वायरसेस भी कुछ रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सीक्रेट करते हैं। जैसे कि पॉक्स वायरसेस जो हैं TNF और IL-1 बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट कर सकते हैं। यानी TNF और IL-1 जो है वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं होगा, जबकि पॉक्स वायरस से सीक्रेटेड जो बाइंडिंग प्रोटीन है उनसे जाकर के बाइंड हो जाएगा और डिज़ायर्ड सेल के ऊपर डिज़ायर्ड रिएक्शन शो नहीं करेगा। इस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स को ये हैम्पर करते हैं। इसके अलावा पॉक्स वायरस सोल्यूबल इंटरफेरॉन गामा रिसेप्टर्स भी सीक्रेट करते हैं। तो इंटरफेरॉन गामा बहुत
इम्पॉर्टेंट साइटोकाइन है। इंटरफेरोन गामा जो है TH1 सबसेट के जितने भी रिएक्शंस कैरी आउट कराने में, यानी कि TH1 सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है और एक तरीके से सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है उसको, उसके अंदर ये बहुत ही हेल्पफुल होता है इंटरफेरोन गामा। तो इस इंटरफेरोन गामा जो अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड नहीं करेगा, जबकि पॉक्स वायरस के सॉल्यूबल इंटरफेरोन रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाएगा और इस तरह से इंटरफेरोन गामा अपना फंक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एप्स्टीन बायर वायरस ये IL-10 होमोलोग सीक्रेट करता है। ये है साइटोकाइन एंटागोनिस्ट है, यानी IL-10 जो है इसका रिसेप्टर तो एक्चुअल है, बट जो IL-10 की जगह IL-10 यहाँ पे बाइंड आके नहीं होगा, इसकी जगह IL-10 का एक होमोलोग। IL-10 क्या है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है। तो IL-10 जो है उसका एक होमोलोग एप्स्टीन बायर वायरस सीक्रेट करता है और वो जाकर के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है और इस तरह से एंटी इन्फ्लेमेशन ये नहीं होने देता, क्योंकि IL-10 जाकर बाइंड नहीं हो रहा तो रिएक्शन कॉज नहीं होगी, यानी जो एंटी इन्फ्लेमेशन का काम IL-10 करता है वो चीज़ नहीं होगी और इन्फ्लेमेशन होती रहेगी और टिश्यू डैमेज करने में ये इस तरह से टिश्यू डैमेज ये करता है। इसके अलावा ह्यूमन हर्पीस वायरस ये IL-6 होमोलोग सीक्रेट करता है। तो IL-6 में भी सेम कि IL-6 वो जाकर के अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा, जबकि IL-6 का एक होमोलोग जाकर के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा और IL-6 की जो रिएक्शंस ये प्रोड्यूस करवाता है, जिस तरह के जीन्स को ये एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है और उनका एक्सप्रेशन को कैरी आउट करता है, वो चीज़ नहीं होगी और IL-6 जाकर के उस रिएक्शन को बंद कर देगा, यानी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि साइटोकाइन के हमें दो तरह के एंटागोनिस्ट देखने को मिलते हैं, एक तो लिगेंड एंटागोनिस्ट यानी साइटोकाइन्स के एंटागोनिस्ट और दूसरा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो फ्रेंड्स, जब मैंने साइटोकाइन चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि मेजर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं साइटोकाइन्स के वो होते हैं TH सेल्स और साथ में मैक्रोफेजेस। TH सेल के दो सबसेट्स हम जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो TH1 और TH2। इसके अलावा TH17 और T रेगुलेटरी सेल्स भी होती है, लेकिन जो मेजर हैं वो हैं TH1 और TH2। तो अभी हम TH1 और TH2 के द्वारा जो सीक्रेटेड साइटोकाइंस हैं उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से साइटोकाइंस TH1 और TH2 थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि TH1 और TH2 जो सबसेट्स हैं वो कौन कौन से साइटोकाइंस रिलीज़ करती हैं। उसके बाद हम TH17 और T रेगुलेटरी सेल्स के जो साइटोकाइंस है, इसका एक पूरा चार्ट मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें हम सब नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से साइटोकाइंस कौन सी T सेल्स रिलीज़ करती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं TH1 सेल्स की। TH1 सेल्स, तो TH1 सेल्स IL-2, इंटरफेरॉन गामा और TNF बीटा, इसके अलावा GM-CSF और IL-3, ये इसमें से IL-2, इंटरफेरॉन गामा और TNF बीटा ये इंपॉर्टेंट है। GM-CSF और IL-3 ये दो साइटोकाइंस ऐसे हैं जो TH1 और TH2 दोनों ही सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो जो IL-2 के बारे में बात कर रहे थे, ये TC सेल्स यानी साइटोटॉक्सिक T सेल्स या CD8+ जो सेल्स है, इनके एक्टिवेशन में हेल्पफुल होता है। इंटरफेरॉन गामा जो है ये मैक्रोफेजेस के एक्टिवेशन में, इंटरफेरॉन गामा मैक्रोफेजेस भी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा TC सेल्स और इसके अलावा ये IgG भी ये यानी ये B सेल के ऊपर भी जाकर रिएक्ट करता है और B सेल के ऊपर भी जाकर के अफेक्ट करता है और B सेल से ये IgG का प्रमोशन या IgG का प्रोडक्शन करवाता है, यानी ये ऑप्सोनाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा DTH डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, ये होती है इंट्रासेलुलर जो पैथोजेंस होते हैं उनकी मेन रेमेडी, कि इंट्रासेलुलर पैथोजेंस को जब हम किसी भी तरीके से नहीं मार सकते हैं तो हमारी बॉडी डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कैरी आउट करती है और उससे उसका इलाज किया जाता है।
ठीक है। TNF बीटा के बारे में बात करें तो ये भी DTH में ही अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया GM-CSF और IL-3 ये दोनों ही TH1 और TH2 सबसेट्स सिक्रेट करते हैं। TH2 की मेनली अगर हम बात करें तो ये IL-4 और IL-5 और IL-10 एंड IL-13, IL-4 और IL-13 का फंक्शन मेनली सेम ही होता है। तो IL-4 का फंक्शन क्या है कि ये IgE ये बी सेल के ऊपर जाकर रिएक्ट करते हैं और उनसे IgE का प्रोडक्शन करवाते हैं। अब IgE क्या करेगी, या हमें पता है मास्ट सेल्स के ऊपर जाकर के कैपिंग कर देगी, और कैपिंग करने के बाद में मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन हो जाएगा और उसके बाद में इन्फ्लेमेशन हमको देखने को मिलेगा, हिस्टामिन वगैरह का सिक्रेशन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा IL-4 कुछ IgG का भी प्रोडक्शन करवाता है, लेकिन वो ऑप्सोनाइजेशन में हेल्पफुल नहीं होती है। ये एक इसका मेन डिफरेंस है, ऑप्सोनाइजेशन में हेल्पफुल नहीं होती है वो जो IgG का ये प्रोडक्शन करवाता है, जबकि इंटरफेरॉन गामा जो करवा रहा था TH1 से इंड्यूस इंटरफेरॉन गामा, वो IgG का जिसका प्रोडक्शन करवा रहा था वो ऑप्सोनाइजेशन में हेल्पफुल होती है। IL-5 फिर से जो है इओसिनोफिल और मास्ट सेल इनका प्रोडक्शन करवाता है। इसके अलावा IL-10, इसके बारे में मैं रिपीटेडली आपको बता रही हूँ, IL-10 तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है ही। तो TH1 जो प्रोफाइल होता है, TH1 यानी TH1 सबसेट से जो साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, वो सब साइटोकाइंस इंट्रासेलुलर पैथोजन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया DTH के बारे में, इंट्रासेलुलर पैथोजन को बॉडी से वाइप आउट करने में हेल्पफुल होते हैं। जबकि TH2 की बात करें तो ये एलर्जिक डिजीज़ प्लस हेलमिंथिक इन्फेक्शंस को वाइप आउट करने में हेल्पफुल होते हैं। TH2 का डिफरेंशिएशन IL-4 जो कि ये सीक्रेट करता है, इसी से IL-4 से ही इसका डिफरेंशिएशन भी या डेवलपमेंट भी होता है, और इसका इंटरफेरॉन गामा से जो कि ये सीक्रेट करता है। यानी इंटरफेरॉन गामा और IL-4 दोनों ही कौन से मोड में काम करते हैं, ऑटोक्राइन मोड में काम करते हैं। TH1 और TH2 रिस्पेक्टिवली इन्हें प्रोड्यूस करती हैं और ये दोनों ही उन्हीं के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं। कि साइटोकाइन का क्रॉस रेगुलेशन क्या होता है। साइटोकाइंस के बारे में एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी, जैसे हम TH1 और TH2 दो सबसेट्स की बात कर रहे हैं, तो TH1 से जो साइटोकाइंस निकलेंगे वो TH2 को इनहिबिट करेंगे, और TH2 से जो साइटोकाइंस निकलेंगे वो TH1 को इनहिबिट करेंगे। तो ये जो रेगुलेशन है इसे हम क्रॉस रेगुलेशन कहते हैं। इसका मतलब ये चीज़ जो है ये एक्सप्लेन कर रही है कि जब भी सेलुलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ज़्यादा शो करेंगे तो ह्यूमरल इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स कम होगा, यानी एंटीबॉडीज़ कम बनेंगी। जबकि TH2 का कहने अगर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी ज़्यादा शो हो रही है तो सेल मीडिएटेड रेस्पॉन्स हमें कम देखने को मिलेगा। तो ये जो फिनोमिनन है इसे हम क्रॉस रेगुलेशन कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम कुछ एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो बात करें इंटरफेरॉन गामा की, तो हमने देखा कि इंटरफेरॉन गामा TH1 सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, और TH1 सेल्स के प्रोडक्शन के लिए यानी उनके डिफरेंशिएशन के लिए अगेन हमें इंटरफेरॉन गामा की ज़रूरत है, और ये इनहिबिट कर रही है TH2 सेल्स को, ठीक है। लेकिन ये जो लूप है कि TH1 के डिफरेंशिएशन के लिए इंटरफेरॉन गामा चाहिए और TH1 जो है अगेन इंटरफेरॉन गामा प्रोड्यूस करती है, तो इस लूप को हम पॉजिटिव फीडबैक भी
कहते हैं, फीडबैक भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम IL-4 या IL-10 की बात करें तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा था, TH2। इनसे क्या होता है कि IL-12 का प्रोडक्शन कम हो जाता है और IL-12 प्लस इंटरफेरॉन जो होता है वो TH1 के लिए हमें ज़रूरी है। तो ये जब नहीं होगा तो TH1 का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, और इसी में इस केस में भी यही है कि IL-4 जो है वो TH2 का डिफ्रेंशिएशन करवा रहा है, जबकि TH2 अगेन IL-4 और IL-10 ही सीक्रेट कर रही हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। TH1 और TH2 और TH2 इन दोनों का एक बैलेंस हमें चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि TH1 जब काम कर रहा होता है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ज़्यादा होती है और TH2 जब काम कर रहा होता है तो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा शो होता है। तो एक बैलेंस हमको चाहिए होता है। अगर इनका जो बैलेंस है वो कहीं भी इधर उधर ज़्यादा या कम होता है तो इससे उसकी डिज़ीज़, किस तरह की डिज़ीज़ डेवलप होगी, इसके ऊपर हमें इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेप्रोसी का एग्ज़ाम्पल अगर लें, लेप्रोसी के बारे में आप सब जानते होंगे। अगर हम लेप्रोसी का एग्ज़ाम्पल लें तो इसमें अगर सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि जो TH1 रिस्पॉन्स है वो प्लस DTH यानी वो डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा शो कर रहा है, तो डिजीज़ जो होगी वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगी। इट विल प्रोग्रेस स्लोली एंड द पेशेंट will survive। और इस केस में जो लेप्रोसी होगी उसे हम कहेंगे ट्यूबरक्यूलॉइड लेप्रोसी। ये मैं बात कर रही थी TH1 की प्लस DTH। TH1 की वजह से ही हो रहा है DTH। जब हम TNF बीटा और इंटरफेरॉन गामा जब ये प्रोड्यूस कर रहे थे तो DTH हमको देखने को मिल रहा था TH1 से। ठीक है, क्या हो रहा है इस केस में, बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन के लिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के डिस्ट्रक्शन के लिए ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होता है। ग्रैन्युलोमा का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या होता है, जो डिजीज़ होती है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और पेशेंट ज़िंदा रहता है। वहीं दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल था TH2, अगर इसका रेस्पॉन्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो IL-4, 5 और 10 जो है ये हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब इनका सेक्रेशन ज़्यादा होगा बॉडी में, ह्यूमरल रेस्पॉन्स ज़्यादा होगा, तो हाइपर गामा ग्लोब्यूलिनेमिया ये बीमारी हमको देखने को मिलती है। इनसे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से ये क्या होती है, जनरली ये फैटल डिजीज़ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि TH1 और TH2 दोनों के जो बैलेंस है वो डिफाइन करती है कि लेप्रोसी, ये सिर्फ हमने लेप्रोसी के केस में एक बार देखा कि कोई भी डिज़ीज़ जो है वो किस तरह से प्रोग्रेस करेगी और किस तरह का रेस्पॉन्स शो करने से कौन से सिम्टम्स उसके अंदर आएंगे पेशेंट के अंदर, और इसीलिए डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर एक ही डिज़ीज़ की वजह से डिफरेंट सिम्टम्स कुछ हो सकते हैं और वो किसी के लिए फैटल हो सकती है, कुछ पेशेंट्स उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। ये वो चार्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। तो इसमें हम देख सकते हैं कोई भी एंटीजन, जब किसी भी एंटीजन का प्रोसेसिंग होकर जब कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसे नेव टी सेल्स, यानी जब तक उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, नेव टी सेल के पास ले जाती है एंटीजन प्रेजेंटेशन करके, तो उसका डिफ्रेंशिएशन डिपेंड करता है कि कौन सा साइटोकाइन सिक्रेट हो रहा है या कौन से साइटोकाइन का उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसके बेसिस के ऊपर उस नेव टी सेल का डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे कि IL-12 और इंटरफेरॉन गामा TH1 सेल्स के लिए डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, वहीं IL-4 और IL-2 जो है वो TH2 सेल्स के लिए, जबकि TGF बीटा और IL-6 जो है वो TH17 और TGF बीटा और IL-12 वो T रेगुलेटरी सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी है हमें
कि जो साइटोकाइन के डेवलपमेंट से जो सेल का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वही सेल वो साइटोकाइन ज़रूर प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ देखा इंटरफेरॉन गामा, तो ये इंटरफेरॉन गामा भी प्रोड्यूस कर रही है और IL-2 भी प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ हमने IL-2 देखा और IL-4 देखा, तो देखें IL-4, IL-5, 6, 7, 9, 13, इसके अलावा IL-10 भी मैंने आपको बताया था। ये सब TH2 सेल्स जो हैं सिक्रेट करती है। TH17 सेल्स IL-17, IL-21 और IL-22, जबकि T रेगुलेटरी सेल TGF-बीटा, IL-10 और IL-35 सिक्रेट करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट साइटोकाइंस के एनवायरनमेंट में डिफरेंशिएशन हमको किसी भी सेल का देखने को मिलता है। So today's question is, survival of intracellular pathogens depends on the levels of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in macrophages। ये हम सब जानते हैं। In an experimental condition, mycobacteria infected macrophages were treated with IL-6 or IL-12 for 4 hours at 37 degrees centigrade. Untreated cells were used as control. Cells were then lysed and number of bacteria in each experimental set was counted by measuring colony forming units, that is CFU. Which of the following observations is true? अब देखिए हम ऑप्शंस देखते हैं। IL-12 treated cells contain more intracellular bacteria than control. IL-12 treated cells contain less intracellular bacteria than control. IL-6 treated cells contain more intracellular bacteria than control, and IL-6 treated cells contain less intracellular bacteria than control. तो अब हम देखिए हमारे पास है दो साइटोकाइंस IL-12 और IL-6। IL-12 कौन सीक्रेट कर रहा था भाई? TH1 और IL-6 TH2। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि TH1 जो है वो ही इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के लिए बेस्ट है और TH2 रेस्पॉन्स जो है वो एलर्जिक रिएक्शंस या हेलमिंथिक इन्फेक्शंस को वाइप आउट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए हमारे पास दोनों के दो एग्जाम्पल है, तो इसमें कौन सा सही हो सकता है? इसमें दो चीज़ सही हो सकती है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। क्योंकि IL-12 से ट्रीटेड में मोर इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो ये तो गलत हो गया, और IL-6 से ट्रीटेड में लेस इंट्रासेलुलर नहीं होंगे, ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन बी और सी। तो या तो IL-12 से ट्रीटेड में लेस इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होंगे या फिर IL-6 से ट्रीटेड में मोर इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया होंगे। अब IL-12 के बारे में हमें नहीं पता कि ये कितना इफ़ेक्टिव हुआ या नहीं, कम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन IL-6 के बारे में हम डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि IL-6 का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया पे। इसलिए बैक्टीरिया जो है वो, क्योंकि इसमें हमने लेस इसलिए कहा क्योंकि हमें नहीं पता कि इनका मल्टीप्लिकेशन किस रेट पे हो रहा है, कि बैक्टीरिया कितने टाइम में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कितने इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया हमको दिखने को मिलेंगे। लेकिन किसी भी रेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, क्योंकि IL-6 का कोई भी रोल नहीं है इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया को वाइप आउट करने में, इसलिए इसमें तो ज़्यादा होंगे ही होंगे। इसमें हो सकता है कि उतने मिले हमको जितने पहले देखने को मिल रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कितना मल्टीप्लिकेशन होकर कितने बैक्टीरिया बन गए हैं अब तक। तो हो सकता है कि जितने बने हैं उतने ही डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो पहले के जितने हो सकते हैं। लेकिन IL-6 के केस में क्या है, हमें डेफिनेटली पता है कि IL-6 से तो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो IL-6 के केस में मोर इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया हमको देखने को मिलेंगे। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल को फॉलो करना ना भूलिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।